वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नेट नवंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम पार्ट सी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पार्ट बी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारे पास दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो हमें इनकी क्लासिफिकेशन करके ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन पैराबोलिक है, ठीक है, और कौन सी इलिप्टिकल है, हाइपरबोलिक है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन विच इज़ गिवन इन द आवर 4 ऑप्शन। ठीक है, तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, कर्ली स्क्वेयर u अपॉन कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू कर्ली स्क्वेयर u अपॉन कर्ली एक्स कर्ली y प्लस 1 माइनस सिग्नम फंक्शन ऑफ y, ठीक है, इंटू कर्ली स्क्वेयर u अपॉन कर्ली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास ये किसकी वैल्यू होती है, r की। ठीक है, ये वैल्यू होती है r की। ठीक है, ये वैल्यू होती है s की और ये वैल्यू होती है t की। ठीक है, अब जो सिग्नम फंक्शन है उसको अगर हम ब्रेक करें तो 1 माइनस, ठीक है, सिग्नम फंक्शन ऑफ y क्या होता है, सिग्नम फंक्शन ऑफ y होता है कि y की वैल्यू, ठीक है, -1 होगी। ठीक है, जब y क्या हो लेस देन 0 हो, 0 होगी जब y क्या हो इक्वल टू 0 हो, और 1 होगी जब y ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, क्लियर है। लेकिन उसने 1 माइनस सिग्नम फंक्शन दिया है, तो 1 माइनस सिग्नम फंक्शन ऑफ y करेंगे। ठीक है, तो थ्रू आउट सब में से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, ठीक है, इसमें से करेंगे तो -2 वैल्यू होगी जब y लेस देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में से 2 आएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर 1 में से ये स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 1 में से 0 स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, जब y इज इक्वल टू 0 है। तो और 1 में से अगर 1 स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, जब y क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये होता है किसका, y का सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, कैपिटल S की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, और T की वैल्यू देखिए तो T की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ T। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम, ये T की वैल्यू है। अब हम जो इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम वैल्यू करते हैं s² -4 RT। ठीक है, इसकी वैल्यू पे डिपेंड होता है। अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, पैराबोलिक नेचर होगा उसका। अगर ये लेस देन 0 है तो इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्स होगी, इलिप्टिकल नेचर होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या बनेगी, हाइपरबोलिक। ठीक है, हाइपरबोलिक नेचर होगा इसका। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पीडी के लिए सोल्व करेंगे तो s² -4 RT। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू r की वैल्यू 1 है, और यहाँ से अगर सिग्नम फंक्शन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, जब y की वैल्यू क्या है, इफ़, ठीक है, y लेस देन 0, 1 इफ़ y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0 इफ़ y ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको अंदर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये जाएगा 0। ठीक है, अब देखो अगर y लेस देन 0 है, ठीक है, अगर इफ़ y लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, s² -4 RT की। अगर y लेस देन 0 है तो ये y की वैल्यू कंसिडर होगी, तो 4 - 8 कितना हो जाएगा -4, विच इज़ लेस देन 0, और लेस देन 0 तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इलिप्टिकल नेचर। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इलिप्टिकल नेचर आ जाएगा। ठीक है, और अगर y ग्रेटर देन 0 है, दो ही पे पूछा है उसने, अगर y ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से ये वैल्यू लेनी पड़ेगी 0, तो यहाँ से s² -4 RT है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 0 4 आ जाएगी, विच इज़ ग्रेटर देन 0। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास ये क्या, कौन सा नेचर होगा, हाइपरबोलिक। ठीक है, हाइपरबोलिक नेचर होगा। तो फॉर y लेस देन 0 है तो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन इलिप्टिकल होगी, और अगर y ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन हाइपरबोलिक होगी। नाउ कम टू द ऑप्शन, इक्वेशन फर्स्ट इज पैराबोलिक। पैराबोलिक तो है ही नहीं y ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। जब y की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो 4 - 4 0,
ठीक है, तब वो पैराबोलिक होगी, ना कि y ग्रेटर देन 0 के लिए लेस देन 0 के लिए। सेकंड में बोलता है कि इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक फॉर y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोलिक आ गया हमारे पास। एंड इक्वेशन 1 इज इलिप्टिकल, सेम है ऊपर वाला, इलिप्टिकल फॉर y लेस देन 0, y लेस देन 0 तो हमारे पास क्या है, इलिप्टिकल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अगर हम यहाँ से सेकंड इक्वेशन देखें, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन गिवन है y इंटू करली स्क्वेयर, ठीक है, करली स्क्वेयर u अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू करली स्क्वेयर u अपॉन करली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर जैसे आर एस टी की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, वहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, r की वैल्यू आ जाएगी y, s करली स्क्वेयर u अपॉन करली x इंटू करली y की टर्म यहाँ पे मिसिंग है, तो कैपिटल S की वैल्यू 0 हो जाएगी और कैपिटल T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। फिर यहाँ से हम इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x स्क्वेयर माइनस 4rt, तो 0 माइनस 4 इंटू r की वैल्यू कितनी है y और इसकी वैल्यू x है, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 4x इंटू वाई, ये बोल सकते हैं हम। अब देखो उसने क्वाड्रेंट पे बात करी है, अगर हम क्वाड्रेंट बनाए यहाँ पे, ठीक है, चारों के चारों क्वाड्रेंट, तो यहाँ से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें पता है कि x और y की वैल्यू दोनों की यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों की नेगेटिव और नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव, सॉरी x नेगेटिव y पॉजिटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो उसने फर्स्ट और थर्ड पे बात कर रखी है और फिर सेकंड और फोर्थ पे बात कर रखी है। तो इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में x और y दोनों या तो पॉजिटिव रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो s स्क्वायर माइनस 4rt है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, -4, ठीक है, यानी लेस देन 0 होगी। अगर दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो -4, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी, मतलब ये वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगी, और लेस देन 0 होगी तो लेस देन 0 के लिए क्या होती है, इलिप्टिकल होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में भी, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, तो फिर भी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 0। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो इस डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नेचर होगा वो होगा इलिप्टिकल नेचर। ठीक है, फिर हम सेकंड और फोर्थ की बात करें, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें से एक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर इसमें कोई सा भी एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव होगा तो इसके जो थ्रू जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फॉर दिस s स्क्वायर माइनस 4rt मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास जो नेचर होता है वो क्या होता है, हाइपरबोलिक नेचर होता है। ठीक है, और हाइपरबोलिक नेचर है तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा ठीक होगा, इक्वेशन सेकंड इज इलिप्टिकल इन फर्स्ट एंड थर्ड। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास इस केस से इलिप्टिकल आई है फर्स्ट और थर्ड में, एंड हाइपरबोलिक इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास हाइपरबोलिक आई है। दिस इंप्लाइज दैट थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसने इसमें इसका उल्टा बोला, यहाँ पे इलिप्टिकल की जगह यहाँ पे हाइपरबोलिक बोला, इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ आर रॉन्ग। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी। तो इसमें दो ऑप्शन ठीक है, इसके सेकंड और थर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी। कंसिडर द पीडी दिस एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, तो उसने जो फर्स्ट दो ऑप्शन है उसमें इसका कंप्लीट इंटीग्रल के बारे में पूछा है, और जो लास्ट के दो ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ उसमें इसने उसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में पूछा है जो इससे पास हो रहे हो, x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इनमें से जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा होगा। ठीक है, और ये हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल के बारे में है। ठीक है, तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, जो गिवन पीडी है उसमें दे रखा है z इज इक्वल टू x, और जो हमें पता है करली z अपॉन करली x, ये किसकी वैल्यू होती है, p की, और करली z अपॉन करली y ये किसकी वैल्यू होती है, q की। तो अगर ये नोटेशन फॉर्म में लिखी तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू p इंटू क्यू। और जो ये इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन बनी है, ये हमारे पास क्लैरेट इक्वेशन है। ठीक है, क्लैरेट इक्वेशन किस टाइप की होती है, z इज इक्वल टू, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ
पी क्यू, ठीक है, पी क्यू का फंक्शन हो, बिल्कुल इसी टाइप की है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस, ठीक है, तो इसी टाइप की इक्वेशन है, क्लैरेट इक्वेशन है। क्लैरेट इक्वेशन में हम चारपेट मेथड लगाते हैं हम यहाँ पे, तो अब करते हैं तो डी पी बाई जीरो इज इक्वल टू ये कंडीशन आ जाती है, डीपी में डी पी के पॉइंट में जीरो आ जाता है, डी क्यू के पॉइंट में जीरो आ जाता है, तो यहाँ से पी की वैल्यू कुछ कांस्टेंट आ जाती है और क्यू की वैल्यू भी कुछ अनदर कांस्टेंट आ जाती है, जिसको हमने ए और बी मान लिया। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल होगा वो होगा हमारे पास z इज इक्वल टू, जो p की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, a और q की जगह b हो जाएगा, तो वो होगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट इंटीग्रल। तो यहाँ से ऑप्शन में देखें तो वे a एंड b आर कॉन्स्टेंट, हम लिख देते हैं यहाँ पे वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, तो वो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सेकंड बोलता है कि ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल होगा, तो यहाँ पे ये रूट वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यू कैन इजिली डन दिस। नाउ कम टू द पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, थर्ड और फोर्थ में से हमें कौन सा ठीक करना है, ठीक है। तो इसमें जो पासिंग जो कर्व दे रखी है, ठीक है, पासिंग कर्व क्या दे रखी है, पासिंग कर्व हमें दे रखी है x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो फॉर दिस लेट y को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, y t है, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, t स्क्वेयर, ठीक है। ये कर्व हमने मान ली, ठीक है, कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू t है, देन कोरस्पोंडिंग टू द गिवन कंडीशन वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू t स्क्वेयर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। तो अब हम क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की, y की और z की वैल्यू रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से t स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a इंटू, ठीक है, x की वैल्यू 0 है तो a इंटू 0 0 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा b इंटू वाई, तो b इंटू टी, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा a इंटू बी, ठीक है, तो a इंटू बी एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, हमारा बेसिकली कैलकुलेशन वर्क चलेगा और यहाँ से हमें a की, b की और t की, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करके इन गिवन इक्वेशन में रखनी होगी, ठीक है। t की वैल्यू तो हमने ही माननी है, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए a और b को कैलकुलेशन करके एलिमिनेट करना होगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे देखो t स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी टी, ठीक है, माइनस ए बी, ये आ जाएगा यहाँ से। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी अगर डेरिवेटिव करूँ इसका, इस इक्वेशन का, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, बिकॉज 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ हमारे पास ये टर्म बनेगी। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, 2t माइनस यहाँ से हो जाएगा b इज इक्वल टू 0, ए बी कॉन्स्टेंट है, उसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से b बाई 2, ठीक है, t की वैल्यू आ जाएगी b बाई 2। तो t की वैल्यू b बाई 2 हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इक्वेशन हमारे पास किस में बन जाएगी, a में और b में, और वहाँ से हम a b को एलिमिनेट करेंगे, वहाँ से हम जो इक्वेशन आएगी उसको विद रिस्पेक्ट टू b डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन है, अगर मैं इसमें t की वैल्यू b बाई 2 पुट करूँ तो देखो, तो ये हो जाएगा b बाई 2 का स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, माइनस b इंटू टी की वैल्यू क्या है b बाई 2, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस a इंटू बी, तो a इंटू बी एज इट इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, b को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन बोल रहे। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो ये जाएगा 4। अब इनको कंबाइन करें तो ये जाएगा माइनस बी स्क्वेयर बाई 4 माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। और अगर मैं इसका भी विद रिस्पेक्ट टू b डेरिवेटिव करूँ, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू b, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2b, ठीक है, अपॉन 4, या माइनस को थोड़ा हमको यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2b अपॉन 4 और यहाँ से हो जाएगा प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल,
ठीक है। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी -b/2। a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब a की वैल्यू हम दोबारा किस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, इनफैक्ट अगर इस ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, b थ्रू आउट कॉमन हो गया यहाँ से, ठीक है। उसको 0 कर देंगे तो यहाँ से a की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, -b/4, ठीक है। अब a की वैल्यू आ गई b की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ से देखो z इज इक्वल टू, ठीक है, ax प्लस by प्लस ab। अभी यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ से, ठीक है। और a की वैल्यू b की फॉर्म में आ चुकी है -b/4, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो इट्स -b/4, और यहाँ से करेंगे तो by एज इट इज, और यहाँ से करेंगे a की वैल्यू पुट तो इट्स -b²/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करें हम यहाँ पे, यहाँ से हमें क्या करना है, b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम करेंगे, इसको स्टार मान लेते हैं, ठीक है। यहीं से हमारे पास इसका कंप्लीट जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। तो हम इस डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू b के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो इसका -x/4, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो इसका +y हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो -2b/4, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 कैंसिल, b² का 2b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको b के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो b के लिए कैलकुलेट करने के लिए इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा x/4, ठीक है। या फिर हम सिंपली कैलकुलेट b/2 को इस तरफ लेके आएंगे तो b/2 इज इक्वल टू y -x/4 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेंगे यहाँ से तो ये जाएगा 4y -x/4, और 2 को यहाँ से कैंसिल करें तो यहाँ पे 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। अब b की वैल्यू को दोबारा स्टार में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो b की वैल्यू को दोबारा पुट करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू -b/4, ठीक है। तो -x/4 इंटू b की वैल्यू क्या है 4y -x/2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा प्लस y इंटू b की वैल्यू क्या है 4y -x/2, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारे पास क्या है -1/4 और b का स्क्वायर यानी 4y -x/2, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो z इज इक्वल टू -x/4, ठीक है। तो मैं इसको थ्रू अलग अलग लिख देता हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2y। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो 2y -x/4, ठीक है। यहाँ से करेंगे इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर देंगे तो इट्स x/4, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -xy 2 × 2 2, यहाँ से करेंगे माइनस माइनस प्लस x²/4 × 2 8, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 2xy -xy/4, ठीक है। और -1/4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 × 4 16, और इसके स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे हम तो हो जाएगा 16y², ठीक है, प्लस x², ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा -2 इंटू दिस एंड दिस, तो 8xy, ठीक है। ये कर दिया हमने। इसको और एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास -xy/2 प्लस x²/8 प्लस 2xy -xy/4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से 16 कैंसिल तो हो जाएगा -y², ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस माइनस x²/16, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 से 2 कैंसिल तो xy/2, ठीक है। ये होगा यहाँ से, तो यहाँ से xy/2 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको मैं लिख सकता हूँ x² का कोफिशिएंट को अलग कर लेंगे, y² के कोफिशिएंट को अलग कर लेंगे, और x इंटू वाई को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड तो 16, तो ये जाएगा x²/16, ठीक है। ये कर दिया हमने। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -y² + 2xy
एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ है, 2 इंटू वाई स्क्र, ठीक है, तो 2 इंटू वाई स्क्र होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2y² माइनस वाई स्क्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्र, और लास्ट में हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ से माइनस (x/4), ये आ गया। तो मैं इसको x/4 माइनस वाई का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन। तो z इज इक्वल टू दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे उसने प्लस दिया, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका इनकरेक्ट, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन से हम इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन ऐसे फाइंड आउट करेंगे। सो इसका भी जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी, ठीक है। अब हम पार्ट बी के क्वेश्चन करेंगे। लेट u(x,y) बी द सोल्यूशन ऑफ दिस लैप्लास इक्वेशन इन द यूनिट डिस्क, ठीक है। यूनिट डिस्क के अंदर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सच दैट u वैनिश ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस डिस्क, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ दिस u एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, सर्कल गिवन है, ठीक है, यूनिट डिस्क गिवन है, यूनिट डिस्क है, तो ये हमारे पास हो गया, इसके वैल्यू 0 है, रेडियस कितनी है 1 है। तो इसके अंदर हमारे पास इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और जो बाउंड्री है इस बाउंड्री पे u की वैल्यू क्या है 0 है। इस वैनिश का मतलब क्या है, u की वैल्यू 0 है। वैसे हम इस क्वेश्चन को दोनों टाइप से कर सकते हैं कि अगर तो एक तो हमारे पास थ्योरम है कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि थ्योरम क्या बोलती है, ठीक है, थ्योरम बोलती है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई फंक्शन है f, ठीक है, ओके। f की जगह यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ही वैल्यू दे रखी है उसने, और u है, u कोई भी डोमेन है, ठीक है, डोमेन क्या मान ली मैंने ओमेगा मान ली, ठीक है, जो किसका सबसेट है आर स्क्वायर का। तो अगर u की कोई कंडीशन दे रखी है, मान लो g ऑन बाउंड्री, ठीक है, ऑन बाउंड्री है, तो इसका जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर सोल्यूशन एग्जिस्ट यूनिकली, ठीक है। ये हमारे पास एक थ्योरम भी होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम काउंटर एग्जांपल से करें, ठीक है, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है। तो अगर इसने u की वैल्यू, ये गिवन इक्वेशन क्या है, करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एंड दूसरी कंडीशन दे रखी है कि u इज इक्वल टू 0 ऑन बाउंड्री ऑफ डिस्क, ठीक है, डिस्क पे की बाउंड्री पे वो क्या है 0 है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द फंक्शन, ठीक है, u इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 1, ठीक है। ये मैंने फंक्शन मान लो वो कर लिया, मान लिया यहाँ से। तो अगर यहाँ से करली स्क्र u अपॉन करली एक्स स्क्र फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना आएगा 32, पहले आएगा 32x, दोबारा करेंगे तो 32। सिमिलरली करली स्क्वायर u अपॉन करली वाई स्क्वायर करेंगे तो वो भी 32 आएगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 32 इंटू 30 64। उसके बाद बोलता है कि बाउंड्री पे 0 होगा। अब इसकी बाउंड्री की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, इसकी बाउंड्री की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन फ्रॉम हेयर u बिकम इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो यूनिकली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो यही होगा, ठीक है, u इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये हमने खुद मानना है टू द गिवन कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग। तो अगर इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है u ऑफ एक्स वाई की, अगर वो u की वैल्यू पूछ रहा है किस पे, u ऑफ 1/4 1/√2, इस पे वैल्यू पूछता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू एक्स का स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर 1/4 का स्क्वेयर 1/16, ठीक है, प्लस 1/y, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कितना है -1, ठीक है। यहाँ से अगर इसको 16 की मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 माइनस यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 8, ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो -16, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास -16
7, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू -7 आई है तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया और ये डिस्कार्ड हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, उसके सॉल्यूशन पूछे है बस उसने। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, गिवन पीडी है हमारे पास, x इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। पी की वैल्यू क्या होती है, करली जेड अपॉन करली एक्स, क्यू की वैल्यू क्या होती है, करली जेड अपॉन करली वाई, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे लैग्रेंज इक्वेशन से, dx अपॉन 0, ठीक है, सॉरी dx अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी आर डी जेड अपॉन आर, ठीक है। ये होगा यहाँ से जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग को कंपेयर करके ये लैग्रेंज इक्वेशन बनाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी dx अपॉन, ठीक है, p की वैल्यू क्या है x, ठीक है, ठीक है, p की वैल्यू क्या है हमारे पास x है, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन, ठीक है, डी वाई अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू की वैल्यू है y, ठीक है, क्यू की वैल्यू y, यहाँ से डी जेड अपॉन इसकी वैल्यू क्या है 0, ठीक है, डी जेड आर की वैल्यू क्या है 0 है यहाँ से। तो देखो फ्रॉम थर्ड फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रॉम थर्ड फ्रैक्शन, ठीक है, थर्ड फ्रैक्शन से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जेड इज वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से z क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, जिसको हमने क्या नाम दे दिया C1। और फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रैक्शन, फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रैक्शन, ठीक है, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा log ऑफ मोड x, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ मोड y प्लस जो दूसरा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है उसको हमने मान लिया log ऑफ C2, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये जाएगा इक्वल, log a माइनस log b, log ऑफ मोड x अपॉन मोड y, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ C2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो log से log कैंसिल, ठीक है, तो मोड ऑफ x अपॉन मोड ऑफ y उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2 आ जाएगी। अब सोल्यूशन को हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो C1 इज इक्वल टू फाई ऑफ C2 इस तरीके से और C2 इज इक्वल टू फाई ऑफ C1 इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से लिखें तो उसने दिया क्या z, यानी C2 इस तरीके से लिखना है, तो z इज इक्वल टू फाई ऑफ C2, C2 की वैल्यू क्या है मोड ऑफ x अपॉन मोड ऑफ y, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका, ट्रू, और ये इसके सोल्यूशन नहीं बनेंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन जो उसने एग्जाम में पूछा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोची प्रॉब्लम y इंटू करली जेड अपॉन करली एक्स माइनस एक्स इंटू करली जेड अपॉन करली वाई इज इक्वल टू 0 विद द कंडीशन दिस एंड दिस एंड दिस हैज, इस कंडीशन कोरस्पॉन्डिंग इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है y इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ p माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इसी टाइप की क्वेश्चन थी p इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू आर, इस टाइप की इक्वेशन थी। तो इसमें हमारे पास जो p है, ठीक है, p ऑफ एक्स वाई जेड है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y आ जाएगी। q ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी, माइनस एक्स आ जाएगी। और r की ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू है उसकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इन दोनों को कंपेयर करके। अब उसने जो कंडीशन दी है वह क्या कंडीशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है उसने x नोड s की वैल्यू दे रखी है कोस x, y नोड x की वैल्यू साइन x है। तो इसके लिए हम इनकी वैल्यू इन पॉइंट्स पे p, q और r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो p ऑफ x नोड कोमा y नोड कोमा z नोड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ y के कोरस्पॉन्डिंग, और y का कोऑर्डिनेट क्या है साइन s, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन s। सिमिलरली q ऑफ x नोड y नोड और z नोड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस x और माइनस कोस ऑफ s, ये आ जाएगी। और r ऑफ x नोड कोमा y नोड कोमा z नोड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बिकॉज r की वैल्यू 0 है, x नोड y नोड z नोड पुट करने की जरूरत नहीं है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर सोल्यूशन की बात करें तो इसके लिए हम इस कंडीशन का यूज करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास
पी ऑफ एक्स नोड कोमा वाई नोड कोमा जेड नोड अपॉन डी एक्स नोड अपॉन डी टी। एस ले रखा तो उसने एस वेरिएबल यूज करेंगे। फिर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्यू ऑफ एक्स नोड वाई नोड कोमा जेड नोड अपॉन डी ऑफ वाई नोड अपॉन डी एस, और लास्ट में आर ऑफ एक्स नोड कोमा वाई नोड कोमा जेड नोड अपॉन डी जेड नोड अपॉन डी एस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन है अगर कि ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं तो उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं और इसके इक्वल नहीं आता है तो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो उसकी इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो इस क्वांटिटी को हम फाइंड आउट करते हैं। पी ऑफ एक्स नोड कोमा वाई नोड कोमा जेड नोड, इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ चुकी है साइन ऑफ एस, और डी ऑफ एक्स नोड अपॉन एस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस साइन एफ एस, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ चुकी है कोस ऑफ एस, और डी ऑफ वाई नोड अपॉन इसके करें साइन का क्या होता है कोस ऑफ एस, ठीक है। और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो आर की वैल्यू 0 है और यहाँ से इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये आर्बिट्री वैल्यू आ गई, मतलब इसके फॉर्म में आ गई। तो ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया -1। ये भी आप किसी कांस्टेंट के इक्वल -1 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो इसके मतलब इसके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर ये ना करें हम, ठीक है, इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन एग्जिस्ट करें, अगर ये भी ना भी करें तो यहाँ से अगर इसको हम सोल्व करने लग जाए तो डी एक्स अपॉन सबसे पहले कैपिटल पी आएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है वाई है, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 0। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी थर्ड फ्रैक्शन से अभी मैंने किया था C1, और जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा -x dx इज इक्वल टू वाई डी वाई। इंटीग्रेट करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू C2। अब सॉल्यूशन लिखेंगे C1 इज इक्वल टू फाई ऑफ C2, ठीक है। तो C1 Z इज इक्वल टू फाई ऑफ C2 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसका यूनिक सोल्यूशन तो होगा नहीं, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होगा नहीं। नो सोल्यूशन का केस यहाँ से कट गया क्योंकि इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इसके हमेशा कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इनफाइनाइटली मैनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द सर्फेसिस विच आर द परपेंडिकुलर टू द फैमिली ऑफ सर्फेसिस दिस, ठीक है, उनका जनरल सोल्यूशन बताना है, ठीक है। तो इसमें जो गिवन इक्वेशन है वो देखिए मैं जेड स्क्र इज इक्वल टू के इंटू एक्स वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड स्क्र अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू के, और के है वो किसी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इस सरफेस को एफ का नाम दे देते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें इसकी सरफेस की जो इक्वेशन बनानी है वो बनानी है हमें करली एफ अपॉन करली एक्स इंटू पी प्लस करली एफ अपॉन करली वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू करली एफ अपॉन करली जेड। सो फ्रॉम हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। सो फ्रॉम हेयर करली एफ अपॉन करली एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास जेड स्क्र अपॉन वाई स्क्र, ठीक है, सॉरी जेड स्क्र अपॉन वाई ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, और 1/x का हमें क्या करना है 1/x का डेरिवेटिव, मतलब x की पावर -1 का, ठीक है। तो ये जाएगा -1 पावर आगे, ठीक है, और एक कम हो जाएगी तो ये जाएगा हमारे पास -1/x², ठीक है, ये हो जाएगा -z² अपॉन वाई एक्स स्क्र। फिर करली एफ अपॉन करली वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सिमिलरली ये कितनी हो जाएगी -z² अपॉन x इंटू वाई स्क्र। फिर करली एफ अपॉन करली जेड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो सिंपल कितनी हो जाएगी 2z अपॉन एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास -z² अपॉन वाई इंटू एक्स स्क्र इंटू पी, यहाँ से हो जाएगा -z² अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्र इंटू क्यू इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2z अपॉन एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे या फिर हम थ्रू आउट यहाँ से एक एक्स वाई कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से, तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस या फिर -z अपॉन एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, -z अपॉन एक्स वाई यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा z अपॉन x कॉमन आ गया, यहाँ से y भी कॉमन आ गया तो यहाँ पे x रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा p -z अपॉन
यहाँ पे हो जाएगा y इंटू क्यू, यहाँ पे है 2z अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो जेड एक्स वाई से जेड एक्स वाई कैंसिल, ठीक है, और इस -2 को भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम थ्रू आउट एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा जेड इंटू वाई इंटू पी प्लस जेड इंटू एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू -2। एक्स वाई को इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जेड इंटू वाई इंटू पी प्लस जेड इंटू एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू -2x वाई। तो अभी इक्वेशन आ गई हमारे पास कैपिटल P इंटू पी प्लस कैपिटल Q इंटू क्यू इज इक्वल टू कैपिटल R। इसके लिए जो हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन होगी वो होगी हमारे पास dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन R, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा dx अपॉन कैपिटल P, ठीक है। कैपिटल P की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये रही z इंटू वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन, ये हमारे पास होगी z इंटू एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन, इसकी वैल्यू होगी -2xy, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रैक्शन इनसे सोल्व करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रैक्शन, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये dx अपॉन जेड वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स, जेड से जेड कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा x dx इज इक्वल टू वाई डी वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x² इज इक्वल टू y² और जिसको भी हम क्या मान लेते हैं c/2, ठीक है। तो 2 कैंसिल थ्रू आउट यहाँ से, तो ये जाएगा x² माइनस y² इज इक्वल टू, इस फर्स्ट कॉन्स्टेंट को हम क्या मान लेते हैं c1। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है, x² माइनस y²। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस y² दे रखा है। अब हम करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन से, ठीक है, वहाँ से हम देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास दे रखा है dx अपॉन जेड इंटू वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन -2xy, तो यहाँ से y से y कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू, इसका हो जाएगा x²/2, इसका हो जाएगा z²/2 और जो इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है उसको मैंने c/2 मान लिया, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल थ्रू आउट, ठीक है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा -2x² माइनस z² इज इक्वल टू c2, माइनस को वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे -c2, तो -c2 को दोबारा मैं किसी c2 लिख सकता हूँ तो एक ये आ जाएगा c2 इज इक्वल टू 2x² प्लस z², ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हम इसके सॉल्यूशन को लिख सकते हैं phi of c1, c2 is equal to 0. So by putting the value of c1 and c2, first solution is x² minus y² and second solution is 2x² plus z², ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो एग्जाम 26 नवंबर 2020 में आए हुए थे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।